स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है यूटिलाइजेशन से, जिसमें हम लोग देखेंगे लाइटनिंग स्कीम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग स्कीम। लाइटनिंग स्कीम यानी प्रकाश योजनाएं। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? लाइटनिंग स्कीम का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमको प्रकाश चाहिए वो एक समुचित मात्रा में हो, जितना हमको आवश्यकता हो उसी के अनुरूप हमको प्रकाश प्राप्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना। यानी प्रकाश को क्रमबद्ध तरीके से और पर्याप्त मात्रा में कार्यस्थल पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो लाइटनिंग स्कीम के अंतर्गत ही रखी जाएगी या की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले लाइटनिंग स्कीम को बांटा गया 3 भागों में। सबसे पहला जो था इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम, यानी आंतरिक प्रकाश की व्यवस्थाएं या फिर योजनाएं। दूसरा था एक्सटीरियर यानी बाहरी इलाकों में, बाहरी क्षेत्रों में। और फिर तीसरा है पब्लिक वेज यानी सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक, लाइटनिंग स्कीम को 3 भागों में बांटा गया, आंतरिक, बाह्य स्थान और सार्वजनिक स्थान। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। तो जो इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम है, इसके अंतर्गत हम कमरों के अंदर, चाहे वो कोई छोटा सा घर हो या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, ठीक, ऑफिस हो, जहाँ पर कमरे के अंदर प्रकाश की व्यवस्था की बात की जाएगी, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम है, मतलब आंतरिक प्रकाश की विधि है। ठीक, कमरे के अंदर की जब बात हो रही होगी। ठीक है, फिर एक्सटीरियर में यानी बाहरी स्थान। अब बाहरी स्थान कैसे? जैसे आपका क्या हो गया, पार्क हो गया। ठीक, फिर आपका क्या हो गया, रेलवे के यार्ड हो गए बड़े बड़े। ऐसे स्थान जहां बाहर, कमरे के अंदर नहीं, कमरे से बाहर की व्यवस्था लाइटिंग की करनी होगी, वो किस में आएगा? एक्सटीरियर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और थर्ड है हम लोग का पब्लिक वेज, मतलब सार्वजनिक स्थल, जैसे मंदिर हो गए, ठीक, आपका रोड लाइट हो गई, स्टेडियम हो गया। यहाँ सब जब बड़े पैमाने पर प्रकाश की व्यवस्थाएं करनी है वो स्थान कहलाएगा पब्लिक वेज। ठीक, और वहाँ पे जो लाइटिंग स्कीम होगी वो पब्लिक वेज लाइटिंग स्कीम कहलाएगी। ठीक है, तो फिर इसको और क्लासिफाई किया गया, जो इंटीरियर है यानी आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था है, इसको हम लोगों ने फिर से क्लासिफाई किया और ये 4 प्रकार की हुई। ठीक, सबसे पहला बोला गया डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम यानी प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था। दूसरा बोला गया इनडायरेक्ट, पहला डायरेक्ट था, दूसरा हम लोग का इनडायरेक्ट। थर्ड नंबर पे आया सेमी डायरेक्ट यानी अर्ध प्रत्यक्ष, पूरा ना होकर अर्ध प्रत्यक्ष। और चौथा है सेमी इनडायरेक्ट यानी अर्ध अप्रत्यक्ष। ये आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट। तो ये जो इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम है, इसको 4 भागों में बांटा गया। अब देखेंगे कि हाँ इससे सबका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट नाम से लग रहा है किया है प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, प्रत्यक्ष विधि का मतलब ये है कि जो भी प्रकाश स्रोत है, आपने जो भी लाइटनिंग सोर्स लगाया हुआ है, वहां से जो प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, इनपुट आउटपुट हम नहीं समझ रहे हैं, हमें ये मतलब है कि उससे कितना प्रकाश हमको मिल रहा है, कितना ल्यूमन फ्लक्स वहां से चल रहा है। ठीक है, अब वहां से चलने वाला ल्यूमन फ्लक्स का अगर 90% 90% तक का भाग, उस लाइटनिंग सोर्स से निकलने वाले प्रकाश का 90% तक का भाग आपका वर्किंग प्लेन पर या फिर कार्य स्थल पर प्राप्त होगा, तो ऐसी विधि कहलाएगी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो, वर्किंग प्लेन। वर्किंग प्लेन का मतलब ये समझ सकते हैं जहां पे कार्य करने के लिए हम लोगों ने प्रकाश स्रोत को लगाया है। ठीक, जैसे अभी इस रूम की बात करें तो हम लोग का वर्किंग प्लेन क्या होगा, ये व्हाइट बोर्ड होगा। ठीक, क्योंकि हमको इस पे कार्य करना है, इसी के लिए हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था की है।
ठीक है। तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, अब इसका यूज़ कहाँ होगा, तो अब आप देख रहे हैं कि 90% लगभग 90% जो है वो आपकी लाइट हमको वर्किंग प्लेन पर मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे प्रकाश की मात्रा अधिक मिल रही है, तो प्रकाश क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर हमको अधिक प्रकाश चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी इसका फिगर पहचानने के लिए आ जाता है, ठीक है, यूपीसीएल या फिर अन्य एग्जामों में। तो देखिए आपका जो भी प्रकाश स्रोत था, ठीक है, जो भी प्रकाश सोर्स है उससे आपका 90% सब क्या है, नीचे की ओर आपको वर्किंग प्लेन पर मिल रहा है। तो ये किस में आएगा, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट। तो नाम से लग रहा है इसी डायरेक्ट का क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि क्या है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें क्या है, इसमें 90% डायरेक्टली में क्या था, 90% हमको मिल रहा था, डायरेक्टली हमको मिल रहा था। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है, हमको डायरेक्टली मिलने वाला नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ये आपका लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार प्रकाश ना गुजर सके। तो लाइट सोर्स और ये अपारदर्शी है आपका पदार्थ, इससे जब प्रकाश निकलेगा इससे टकराएगा तो क्या इसके पास जा सकता है, नहीं। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, किस साइड, दीवार की साइड, ठीक है। वहां से टकराने के बाद तब ये वर्किंग प्लेन पर प्राप्त होगा। तो इसमें हम ये बोलते हैं इनडायरेक्ट में 90%, इसमें भी है तो 90%, बट ये जो 90% प्रकाश है, 90% प्रकाश ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर आपका वर्किंग प्लेन पर आता है, ठीक है। इसमें करना क्या है हमको, जो भी प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, उसको अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या होगा, जिससे प्रकाश आर पार ना गुजर सके। तो लाइट सोर्स था, ठीक है, अगर समझ लें तो ये हम लोग कोई अपारदर्शी पदार्थ है, टुकड़ा है उसका, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐसे लाइट सोर्स रख दिया ये। तो अब क्या होगा, प्रकाश की किरणें इस पे जाके क्या होंगी, टकराएंगी, और यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होंगी, वर्किंग प्लेन पर मिलेंगी, ठीक। तो सीधा सीधा प्रकाश तो हमको मिला नहीं, वो कैसे मिला है, रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हमको मिल रहा है, क्लियर। अब बात आई कि फिर इसका यूज ही क्यों करना है हमको, अगर हमको प्रकाश सब तो मिलेगा नहीं, प्रकाश की मात्रा क्या हो गई, कम हो जा रही है, तो इसका यूज ही क्यों करना है। यूज इसलिए करना है क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर अगर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश हुआ तो वो एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे, जैसे हम लोग का वर्कशॉप हो गया, ठीक, या बड़े बड़े कारखाने हो गए, वहाँ पे क्या होगा, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वो मशीनें अब डायरेक्टली लाइटनिंग स्कीम आपने लगा दी तो प्रकाश सीधा आके क्या है, मशीन पे पड़ रहा है। अब मशीन पे पड़ रहा है तो उससे क्या होगी, परछाई भी बन रही होगी। अब वो परछाई भी क्या होगी, बड़ी बड़ी परछाई बन रही है। तो वो जो परछाई बन रही है वो हम लोग के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कमरे में क्या होगा, परछाई ज़्यादा बन रही है तो अंधेरा अंधेरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक। अन्य मशीन पे आप काम नहीं कर सकते उतने अच्छे तरीके से। तो ऐसे स्थानों पर ड्राइंग ऑफिस हो गया, ठीक है, आपके कारखाने हो गए, यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इनडायरेक्ट लाइटनिंग मेथड, ठीक। तो याद रखिएगा क्या है, क्योंकि फिगर से भी आ जाता है। इसमें क्या है, सीधा सीधा वर्किंग प्लेन पर आ रहा है, जबकि इसमें क्या है, वर्किंग प्लेन पर डायरेक्ट ना आकर बल्कि एक अपारदर्शी पदार्थ से रिफ्लेक्ट होकर तब हमको वर्किंग प्लेन पर मिल रहा है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेमी डायरेक्ट पर। तो नाम दिख रहा है क्या, सेमी डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली तो है लेकिन पूरा ना होकर बल्कि क्या है, आधा है, पूरा ना होकर बल्कि क्या है, आधा है। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि 60 से 70%, 60 से 70% तक का जो प्रकाश है वो हम लोगों को मिलता है वर्किंग प्लेन पर, ठीक। अब बाकी कहाँ जाता है, तो बाकी जाने का मतलब ये है, आपका कमरा देख लो, तो कमरे में जैसे यही रूम हो गया तो इसके लिए वर्किंग प्लेन क्या है, व्हाइट बोर्ड है। लेकिन जो यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, ठीक, जो भी लाइटनिंग सोर्स है
उसका टोटल लाइट वहां से निकलकर सीधा इस पे तो नहीं आ रहा है, कुछ क्या हो रहा है, ऊपर की दीवार पे जा रहा है, इस दीवार पे जा रहा है, इस दीवार पे जा रहा है, नीचे फर्श पर भी पड़ रहा है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, केवल हमको 60 से 70% यानी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन आपका अधिकतम 60 से 70% तक की जो लाइट है वो वर्किंग प्लेन पर मिल रही है। बाकी जो बची हुई है 30-40% वो हम लोग का क्या हो रही है, इधर उधर दीवारों में वेस्ट हो जा रही है। ठीक, इसलिए इसको बोला गया क्या, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। ठीक, तो घरों में जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, सेमी डायरेक्ट है, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश आपको नहीं चाहिए। ठीक, वहाँ सब जहाँ जहाँ पढ़ाई करना है वहाँ सब हमको चाहिए होगा, वहाँ सब क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम यूज़ करेंगे। जैसे आपका लैंप होता है, टेबल लैंप देखा है, तो टेबल लैंप में क्या करते हैं हम लोग, बल्ब लटका देते हैं। ठीक, तो बल्ब से क्या है, सारा का सारा प्रकाश आपकी किताब पे पड़ता है, वो क्या है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है। लेकिन कमरे में आप जो बल्ब लगा रखे हो वो कौन सी स्कीम में आएगा, सेमी डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत आएगा। क्लियर, तो एग्जाम्पल लेके समझेंगे, शायद अच्छे से समझ में आए। अब बात आई सेमी इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट है लेकिन क्या है, पूरा पूरा ना होकर आधा ही इनडायरेक्ट हो रहा है। तो बस यही करना है क्या, जहाँ पे अभी तक अपारदर्शी पदार्थ लगाया गया था, ठीक है, यानी जो लाइट सोर्स है उसको डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट या फिर वर्किंग प्लेन पे सामने नहीं रखेंगे उस दोनों के बीच में क्या, यहाँ पे रखा गया था अपारदर्शी, यहाँ पे रख देंगे कुछ क्या, पारदर्शी। ठीक, यानी कुछ प्रकाश की मात्रा उसके आर पार निकल जाएगी, तो पूरा का पूरा प्रकाश भी नहीं आएगा। ठीक, बहुत कम प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात ना। सेमी इनडायरेक्ट तो डायरेक्टली ना होकर जो प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें निकल रही हैं वो पारदर्शी माध्यम से, इसमें क्या है, पारदर्शी माध्यम की सहायता से वर्किंग प्लेन पर पहुंच रही हैं। ठीक, तो यही है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यही होगा आपके लिए, यही समझिए कि जो वर्किंग प्लेन है और जो लाइट सोर्स है उसके बीच में ये बता रहा है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्टली में क्या था, कोई मीडियम नहीं था बीच में, लाइट सोर्स सीधा वर्किंग प्लेन, वहां पे आपके मैक्सिमम कितना 90% तक का जो लाइट है वो आपको वर्किंग प्लेन पर प्राप्त हो रहा है। जैसे आपका टेबल लैंप हो गया। ठीक, आप ड्राइंग रूम में जाते हो, आपके कॉलेज कोचिंग में भी होगा, तो कॉलेजेस में क्या है, आपके टेबल के जस्ट ऊपर ही लटका होता है, तो वो क्या है, मैक्सिमम वहाँ के 90% या मैक्सिमम लाइट क्या होती है, आपके टेबल पर पड़ती है, तो वो किस में आएगा, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में आ जाएगा। ठीक, इनडायरेक्टली में क्या है, हाँ प्रकाश तो मिल रहा है लेकिन वो लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट जो है उस पर सीधा सीधा नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या लगाया गया, अपारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा लगाया गया। ठीक है, फिर आपका सेमी डायरेक्ट में क्या है कि हाँ लगा दिए लेकिन क्लियरली सारा आपका ऑब्जेक्ट पर नहीं आ रहा है, वर्किंग प्लेन पर नहीं आ रहा है, बल्कि इधर उधर की दीवारों पर भी कुछ क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। और सेमी इनडायरेक्ट में क्या था, हाँ प्रकाश स्रोत और वर्किंग प्लेन के बीच में डायरेक्टली संबंध नहीं है, उसके बीच में एक पदार्थ रखा गया, लेकिन कैसा है, वो पारदर्शी है, जिससे प्रकाशित किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक, अब देखो समझो भाई, डायरेक्टली जो प्रकाशित किरण आ रही है उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप उसके बीच में पारदर्शी माध्यम, भले से पारदर्शी है लेकिन माध्यम अगर आप रख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उतने अमाउंट में आपकी लाइट पहुंचेगी नहीं। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो भी। ठीक है, अच्छा ठीक, एक चीज़ और, एलईडी में ऊपर जो लगा होता है, ठीक है, बॉक्स, या फिर आप कहिए सीएफएल का जो कांच है, उस सब की बात नहीं हो रही, वो तो खुद ही एक क्या है, लाइट सोर्स है। उसके अलावा आप ये जो पारदर्शी या फिर अपारदर्शी माध्यम यूज कर रहे हैं, ये अतिरिक्त की बात हो रही है। ठीक, जैसे हम लोग देखते थे पहले क्या था, ये ऐसे कुछ आपको दिखता था कटोरा टाइप का, अभी भी आपकी जो ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग हॉल होगा, ठीक है, ऐसे। ठीक, और इसी के अंदर क्या लगा होते थे, बल्ब, इसी के अंदर लगा होता बल्ब, तो यहाँ से आपको प्रकाश क्या है, मिलता था। ठीक है, ऐसे लटका होता था ना होल्डर इसी में। ठीक है, तो ये क्या था आपका डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है, क्योंकि इसका क्या मोस्टली भाग आपको वर्किंग प्लेन पर मिलेगा। ठीक, तो बल्ब वो खुद ही एक प्रकाश स्रोत है, उसका जो कांच है वो पारदर्शी या अपारदर्शी के बीच में उसका मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर जो लगा है ये अपारदर्शी माध्यम है। ठीक, अब बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो प्रकाश स्रोत है वो ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ऐसे ये हम लोग का क्या हो गया, वर्किंग प्लेन हो गया, ये वर्किंग प्लेन हो गया। तो इस वर्किंग प्लेन और इस लाइट सोर्स के बीच में कोई माध्यम है नहीं, कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्टर लगा, लेकिन वो क्या है, प्रकाश स्रोत उसके आगे लगा हुआ है। ये हो गया डायरेक्ट आपका। ठीक है, इनडायरेक्टली में क्या करना है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, उल्टा कर दो, उसी को उल्टा कर दो। अब प्रकाश किरणें क्या होंगी, जाके टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर क्या होंगी, वर्किंग प्लेन पर पड़ेंगी, तो हमें प्रकाश क्या मिलेगा, कम मिल जाएगा। ठीक,
फिर आपका क्या आया था, सेमी डायरेक्ट। तो सेमी डायरेक्ट में क्या था, वर्किंग प्लेन, कुछ करना ही नहीं है, आपने ऐसे प्रकाश लगा दिया, प्रकाश स्रोत, ठीक। तो प्रकाश किरण क्या इधर उधर उधर सब जगह जा रही है, तो कितना मिला, 60 से 70% तक ही हमको मिला। फिर क्या है, सेमी डायरेक्ट में क्या है, इसी के बीच में क्या है, पारदर्शी लगा दिया गया माध्यम। तो ये आपकी लाइटनिंग स्कीम है, और किसके अंतर्गत, इंटीरियर के अंतर्गत, ठीक। तो याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में और थ्योरी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, अब ये जो प्रकाश स्रोत हैं, या फिर हम अगर बोलें लैंप हैं, तो इस लैंप को भी क्लासिफाई किया गया है, लैंपों को भी क्लासिफाई किया गया है। आइए वो भी देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप, ठीक है। तो जो लैंप हैं वो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 भाग में बांटे गए हैं, 3 प्रकार से उसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है इनकैंडेसेंट लैंप, यानी उद्दीप्त या फिर तापदीप्त भी कह सकते हैं, तापदीप्त लैंप, या फिलामेंट लैंप, सीधा सीधा अगर बोले तो फिलामेंट लैंप इसी में आएगा, ठीक। दूसरा है हम लोग का आर्क लैंप, ठीक। और तीसरा हम लोग का है गैस डिस्चार्ज लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, यानी गैसीय विसर्जन लैंप, ठीक। तो लैंप को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया। एक मिनट, आर्क लैंप कौन कौन से, उद्दीप्त लैंप या फिर इंकैंडेसेंट लैंप, आर्क लैंप और गैस डिस्चार्ज लैंप। अब देखेंगे कि ये होते क्या हैं। तो तापदीप्त या फिर उद्दीप्त या फिर इंकैंडेसेंट लैंप का मतलब ये होगा, ऐसे लैंप जिसमें फिलामेंट लगा हो, ठीक, और उस फिलामेंट की जो हीट एनर्जी है, ताप ऊर्जा है, उससे हमको क्या हो रहा है, कुछ हिस्सा उसका प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे लैंप कहलाएंगे हम लोग के क्या, उद्दीप्त लैंप। क्लियर। अब इसको अगर क्लासिफाई किया गया तो तापदीप्त लैंप या उद्दीप्त लैंपों को भी बांटा गया निम्नलिखित प्रकार से। पहला जो है ये आपका है कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट या कार्बन तंतु के लैंप, ठीक। फिर इसी का दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट विथ वैक्यूम, विथ वैक्यूम यानी वैक्यूम के साथ, ठीक। फिर जो थर्ड है, थर्ड लैंप इसमें आया गैस फिल्ड लैंप, गैस फिल्ड लैंप, ये गैस डिस्चार्ज है, गैस डिस्चार्ज लैंप है, ठीक। जबकि ये वाला क्या है, गैस फिल्ड लैंप है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, अभी क्लियर करते हैं क्या है। और चौथा आपका आया हाइलोजन लैंप, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि हाइलोजन लैंप किस श्रेणी के लैंप में आते हैं, हाइलोजन लैंप, ठीक है। तो फिलामेंट होंगे तो कहलाएगा आपका इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक। अब सबसे पहला जो फिलामेंट लैंप बना था वो कौन सा था, जी हाँ, वो कार्बन फिलामेंट लैंप ही था, ठीक। तो ये आपका आ गया। अब उसमें जो एलिमेंट यूज किया गया वो किसका बना होगा, कार्बन का बना है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या था कि कार्बन का जो आपका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि वर्किंग टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें यानी मितव्ययिता की बात करें तो केवल 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी केवल 2000 डिग्री सेल्सियस के बाद ये इकोनॉमिकली नहीं होते थे, ठीक। जल्दी इसके क्या होते थे, खराब हो जाते थे, इस वजह से ये यूज़ में अब लाए जाते नहीं है, ठीक। इनका उपयोग लगभग बंद है। फिर आया क्या, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो टंगस्टन का फिलामेंट उसमें यूज़ किया गया। तो विशेषता क्या हुई इसकी कि जो टंगस्टन है इसका जो आपका वर्किंग टेम्परेचर है वो लगभग है कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस था, तो जल्दी पिघलता नहीं, खराब नहीं होता। फिर इसमें किया क्या गया, इसके लाइफ पीरियड को और इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या कर दिया गया, वैक्यूम, यानी वैक्यूम आपका कांच है, उसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट है और उसके आसपास क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। तो टंगस्टन की विशेषता ये हुई कि अब इसका टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जब इसमें वैक्यूम रखा गया
तो जो टंगस्टन का फिलामेंट का वाष्पीकरण हो रहा था वो प्रक्रिया क्या हो गई, अब कम हो गई, यानी जल्दी ये खराब नहीं होगा। जो टंगस्टन लैंप है उसका लाइफ पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, फिर हम लोग का आया क्या, गैस फील्ड लैंप, गैस फील्ड लैंप। ठीक है, तो गैस फील्ड लैंप में क्या किया गया, यूज़ यहाँ पर भी फिलामेंट ही होगा, किसी न किसी पदार्थ का फिलामेंट ही यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या भर दी गई, कोई भी निष्क्रिय गैस यानी इनएक्टिव गैस, जैसे आर्गन हो गया, ठीक, नियॉन हो गया, जिसमें क्रिया ना हो, अक्रियाशील इनएक्टिव गैसेस को भर दिया गया। तो इससे बेनिफिट सेम वही हुआ कि जो भी फिलामेंट था उसका लाइफ पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, और फिर आया हम लोग का सबसे पॉपुलर हैलोजन लैंप। ठीक, देखते होंगे शादी वादी में आपको बेसिकली यही देखने को मिल जाएगा। अब तो एलईडी आ गई, लेकिन पहले क्या था, हैलोजन लैंप ही यूज़ में लाया जा रहा था। तो हैलोजन क्या है, हैलोजन ग्रुप में आपकी गैसेज आती हैं, इनएक्टिव, फ्लोरीन हो गई, आयोडीन हो गई, इन सब की जो गैसें हैं, इन सभी गैसों को आर्गन और नियॉन के साथ भर दिया गया। जो हैलोजन ग्रुप की गैसेस हैं, इनएक्टिव गैसेस हैं, उनको आर्गन और नियॉन के साथ मिश्रण बना के भर दिया गया। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे फिलामेंट इसमें भी यूज़ होगा, फिलामेंट तो हुआ, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, ये कांच ऐसे होता है ना, ये यहीं पे आपका ऐसे एलिमेंट लगा होगा, ये पूरा कनेक्ट है, और इसी के अंदर क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है, हैलोजन ग्रुप की गैसेस हैं, प्लस उसके साथ साथ आर्गन और नियॉन गैस, हैलोजन प्लस आर्गन और नियॉन गैस। तो ये इसका मिश्रण क्या कर दिया गया, भर दिया गया। तो इससे बेनिफिट ये मिला कि जब ये एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट लगा हुआ है, जब ये एलिमेंट पिघलेगा, जब इसका वाष्पीकरण होगा, क्योंकि भाई जब गर्म होगा वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होने के बाद जो वाष्प वो क्या होगी, इस कांच के अंदर सतह पर जाकर रुक जाएगी। और जब आप इस लैंप को बंद करोगे, मेन बेनिफिट इसका यही है, जैसे आपने इस लैंप को बंद किया तो जो वाष्प अभी इस कांच की सतह पर रुकी हुई थी वो फिर से क्या होगी, फिलामेंट को वापस चली जाएगी, यानी जितना पदार्थ वहां से निकल कर गया था वो फिर से आके क्या हो जाएगा, उस पर जमा हो जाएगा। तो इसका लाइफ जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, यानी ये लंबा पीरियड तक चलता रहेगा। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में ये 5000 वाट तक की क्षमता के बनाए जा रहे हैं और आसानी से प्रकाश देने में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये हम लोग का इंक्रेसेंट लैंप के अंतर्गत था। ठीक है, सबसे पहला कार्बन फिलामेंट लैंप, जो कि वर्किंग टेम्परेचर कम था इसीलिए इसका यूज़ कम हो गया। फिर आया क्या, टंगस्टन लैंप, वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा, वैक्यूम के साथ यूज़ किए तो लाइफ पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। फिर आया गैस फील्ड लैंप, वैक्यूम के स्थान पे क्या है, हम लोगों ने इनएक्टिव गैसेस भर दी, उससे भी लाइफ पीरियड को इंक्रीज किया गया। और फिर आया हैलोजन लैंप, यानी बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता है और वर्किंग टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एलिमेंट खराब भी ना हो, उसके लिए क्या किया गया, हैलोजन ग्रुप की गैसेस को आर्गन और नियॉन के साथ में भर दिया गया, जिससे एलिमेंट अगर वाष्पीकृत होगा, ठंडा होने पर पुनः वो उस एलिमेंट पर वापस आ जाएगा। तो ये हम लोग का था इंक्रेसेंट लैंप के बारे में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्क लैंप पर। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और थ्योरी में तो लिख ही सकते हैं आप लोग, जितना मैंने बोला है। चलिए आर्क लैंप के बारे में अगर देखें तो आर्क लैंप जब भी दिमाग में आता है तो कार्बन आर्क लैंप आता है ना, कार्बन आर्क लैंप। ये देखिए इसमें क्या क्या गया, 2 इलेक्ट्रोड लिए गए, ठीक, दोनों की साइज सेम रहेगी। ये 2 इलेक्ट्रोड लिए गए, कार्बन के ही हैं ये दोनों, और इनको जोड़ा गया डीसी सप्लाई के साथ। ठीक, वोल्टेज का मान याद रखिएगा, नियर अबाउट 60 to 70 वोल्ट, 60 से 70 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई यहाँ पर अप्लाई की गई। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं, ठीक, अब इनमें पोटेंशियल क्या हो गया, आना स्टार्ट हो गया। इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, बहुत पास में रखेंगे। तो इनके बीच में है क्या, भाई दोनों अगर कनेक्ट नहीं है तो इनके बीच में क्या है, एयर है। अब इस दूरी को इस प्रकार से आप रखिए कि जो इनके बीच की एयर है वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे ही एयर में ब्रेक डाउन आएगा तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। और जब भी करंट वायु माध्यम में होता है तो वो क्या कहलाता है, स्पार्क या फिर आर्क।
या फिर आर। ठीक, तो जैसे स्पार्किंग स्टार्ट हुई इलेक्ट्रोड को आप पीछे करिए, लेकिन हाँ उतना पीछे ही करना है जहाँ तक ये आर्क क्या रहे, मेंटेन रहे, यानी बुझ ना जाए। ठीक है, और ये आर्क जब तक जलेगी आपको प्रकाश क्या होगा, प्राप्त होता रहेगा। अगर आप इन दोनों में से किसी इलेक्ट्रोड को क्या करोगे, पीछे कर दोगे, तो अब भाई जैसे ही एयर के अमाउंट बढ़ेगी और वो ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, क्योंकि एयर का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अब वो अगर ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है तो आर्क क्या होगी, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, स्थापित नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी आर्क बुझ जाएगी। ठीक, तो कार्बन आर्क लैंप जो है इसका यूज सिनेमा में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेता है सिनेमा घरों में कौन सा यूज होता है, सिनेमा घरों में कार्बन आर्क लैंप ही प्रयोग में लाया जाएगा। ये इलेक्ट्रोड है किसका, कार्बन का इलेक्ट्रोड। ये हो गया हम लोग का आर्क लैंप के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गैस डिस्चार्ज लैंप। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इतना टॉपिक कवर करिए।